रूस यूक्रेन के तनाज़ा के हवाले से इस वक्त सूरत हाल क्या बन रही है, इस पे बातचीत करेंगे कामरान बुखारी साहब के साथ। आपने जिक्र किया यूक्रेन और रशिया की टेंशन का, और उसमें ज़ाहिर है मगरबी दुनिया का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। इस वक्त 2 हफ्ते रशियन अटैक के बाद यूक्रेन, रशिया, वेस्ट की ये जो मुसल्लस है, ये आपको कैसे दिख रही है? जी देखें, मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपके पिछले शोज़ में जो एनालिसिस दिया था कि ये जो जंग है ये ज़्यादा देर जो है रूस का नुकसान किए बगैर चल नहीं सकती। रूस का नुकसान जो है वो कई सतह पे हो रहा है। एक तो सैंक्शन पे सैंक्शन लग रहे हैं। अब तो पेप्सी कोला ने भी जो है कह दिया कि भाई हम कोई उनके साथ लेन देन नहीं रखेंगे। वीज़ा मास्टर कार्ड बंद हो चुका है। यानी पिछले हफ्ते जब आपके शो पे था उसके दरमियान बहुत सारे मजीद वाक़यात हो चुके हैं जिससे जो ना रूसी इकॉनमी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। और फिर मैं नहीं समझता कि जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि सदर पुतिन जो है वो बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के पागल नहीं है। वो कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसमें वो रूथलेस हैं। ठीक है, उनके वो अक़दार नहीं है जो हमारे मगरबी अक़दार हैं कि इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो, और जो है मतलब अगर जंग भी की जाए तो किसी तरीके से की जाए। तो वो ज़ाहिर है वो उस तरह के तो नहीं है, लेकिन उनकी मैडनेस में एक मेथड है, और वो मेथड ये है कि इससे पहले कि जो मेरे पे सैंक्शन लगाए गए हैं उनका असर हम महसूस करना शुरू कर दें रूस के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी ज़मीन के ऊपर यानी बैटल स्पेस में हासिल की जाए। और क्योंकि आपको बिल आखिर हर जंग, हर कॉन्फ्लिक्ट, हर क्राइसिस जो है उसका इख्तिताम बातचीत पे होता है। इन द एंड लड़ लुड़ के आपको टेबल पे आना होता है। जब मैं उनका मकसद ये है कि जब मैं टेबल पे आऊँ तो मेरे हाथ में कुछ हो, ताकि मैं जहाँ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें दूसरी साइड से भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की पोजीशन, उनको फोर्स करने की पोजीशन में हो। तो अब वो क्या हो सकता है? वो बेसिकली यही है कि जो क्राइमिया और डोनबास के दरमियान में जो इलाका है यूक्रेन के जनूब मशरक की जानिब, जो मैरिपोल से लेके तो नाइपर रिवर तक और परहैप्स उससे आगे भी उससे मज़ीद आगे भी जाया जा सकता है, कि उस इलाके को मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ। बाकी इलाकों पे हम कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे, वहाँ बहुत मुश्किल है। कीव को हम तबाह कर सकते हैं, वहाँ पे हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा देर कब्ज़ा नहीं रख सकेंगे क्योंकि इंसर्जेंसी का ख़तरा है। और उनकी फ़ौज ने परफॉर्मेंस वो नहीं दिखाई है, उसके ऊपर भी रिपोर्ट आ रही है कि किस तरीके से गंदी परफॉर्मेंस है उनकी किनेटिक बैटल स्पेस के अंदर। इन सारे हालात को देखते हुए सदर पुतिन का ये है कि जब ये जंग ख़त्म हो, मैं अपने लोगों को ये बता सकूं, ये इलस्ट्रेट कर सकूं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं क्लियरली कि इस जंग से हमें फ़ायदा हुआ है। इस जंग के बाद हम जो है हमने कुछ हासिल किया है। और वो क्या है? वो जो क्राइमिया है वो एक्सक्लेव था इस जंग से पहले तक। एक्सक्लेव वो जगह होती है जो किसी मुल्क के जुग्राफियाई हदूद अरबे से बाहर होती है। क्राइमिया जो है वो उन पे कब्जा 2014 में कर लिया था और उसको एनेक्स कर लिया था, लेकिन वो एक आइलैंड है ऑलमोस्ट, जो रूस की हदूद अरबे से बाहर है। तो उनका ये है कि उसको कनेक्ट कर दिया जाए रूस के साथ। डोनबास में भी फौजें हैं, और अगर ये जो इलाका सी ऑफ अज़ोव जिसका जिक्र मैंने आपके पिछले शो में भी किया, अगर इसके साहिल के इर्द गिर्द जितने इलाके हैं तो मैं वो एक लैंड ब्रिज क्रिएट कर दूंगा। और इन दी एंड मैं ये कहूँगा कि ये आप तस्लीम करें, हम कीव से हटा लेंगे, चरनोबल से हटा लेंगे, दीगर और जगहों से हम अपनी फौजें हटा लेंगे, यहाँ तक कि बेलारूस से भी शायद हटा लें, तो लेन देन में, लेकिन मैं ये हासिल करना चाहूँगा। ये इस वक्त रेस लगी हुई है, और देखना ये है कि मगरिब ये देख रहा है कि इकोनॉमिक पेन कितनी जल्दी सेट इन होती है और कितनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, कितनी तेज़ी के साथ। और पुतिन साहब ये चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी उनकी जो फोर्सेस हैं वो जो है इस जो मिशन है यानी क्राइमिया को जोड़ने का रूस के साथ, उसमें किस हद तक कामयाब हो सकती हैं, कितनी तेजी के साथ। तो एक रेस अगेंस्ट टाइम लगी हुई है।
देखिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यूक्रेन में हो रही है और पूरी दुनिया उस पर बहुत कंसर्न है। रूस पर सैंक्शंस भी लग रही हैं, उस पर भी मैं आगे चल के आपसे एक अहम बात सीखना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त ये बातचीत चल रही है कि शायद कोई सीज़ फायर की सूरत निकल आए चंद दिनों के अंदर अंदर। और इससे पहले भी हमने पिछले हफ्ते भी ये सुना और देखा कि जी जो ह्यूमन एवैक्यूएशन है उसके लिए कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सीज़ फायर का कितना इम्कान नज़र आता है आपको? हो सकता है सीज़ फायर कोई ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो सकता। बात सारी इतनी होती है, सीज़ फायर जब भी होता है ना, ये मतलब हमने माजी में बहुत सारी और जंगों में भी देखा है, सीरिया में कितने सीज़ फायर हुए और कितनी दफ़ा तोड़े गए। तो सवाल ये है ताहिर साहब कि ये जो सीज़ फायर होगा ये किस हद तक देरीना होगा, किस हद तक जो है बेसिकली उस पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा, या किस हद तक जो है ये आर्जी होगा, यानी कि थोड़े से अरसे के लिए रीग्रुपिंग के लिए, रेस्ट के लिए, रिकूपरेशन के लिए, जो मतलब लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि रूस भी नहीं चाहता कि वो ऐसा नज़र आए कि जैसे कि वो तो बिल्कुल ही इंसानी हकूक़ को कि मतलब उसको परवाह नहीं है। तो और ये दबाव है मगरिब की जानिब से, ये बहुत बड़ा कार्ड है मगरिब के पास और प्रेशर पॉइंट है कि देखें, चूँकि ये एक आमिराना निज़ाम है, यहाँ पे इंसानी हकूक़ की वो कदरें नहीं हैं, तो ये जो है बहुत सारे लोगों को मार भी देंगे और मार रहे हैं, जो हकीकत है इस बात में। लेकिन हकीकत तो शायद रूस अपनी तब्दील नहीं कर सकता, वो अचानक जो है वो मतलब इंसानी हकूक़ को अपना नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम जो है प्रोपेगेंडा तो कर सकता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम भी इंसानी हकूक़ को मानते हैं। तो उनके फ़ायदे में है कि वो नज़र आए डिप्लोमेटिकली कि वो जंग में जो है वो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उसको थमाना चाहते हैं, ताकि अगर जंग थम जाए तो कुछ जो है, यानी उनको भी जो नेगेटिव प्रेस का सामना है उनको भी ज़रा कोई पॉजिटिव प्रेस मिल जाए थोड़ी बहुत, कि भाई हाँ रूस ने जो है फैसिलिटेट किया था और लोगों को जो है वहाँ से और फिर ये सिग्नलिंग भी होती है, क्योंकि इससे आप ये सिग्नल करना चाहते हैं कि मैं लंबी जंग का ख्वाह नहीं हूँ। और आज उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो खातून, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ हमेशा, लेकिन उन्होंने यही बात की कि हम कब्जा नहीं चाहते, हमारा हदफ जो है वो यूक्रेन पे कब्जा नहीं है, वो बार बार उसको दोहरा रहे हैं। तो ये क्या ये माहौल बन रहा है एक देरीना पॉलिटिकल जो है प्रोसेस की तरफ, या फिर ये है कि ये एक आर्जी तौर पे है, क्योंकि नुकसान रूस का भी हो रहा है और जो मासूम जाने हैं वो भी जा रही हैं, तो दोहरा नुकसान हो रहा है रूस का। ना ही मगरिब के हक में है कि इतने लोग मरे, ना ही रूस के हक में है कि फॉर डिफरेंट रीजंस, मतलब यहाँ अकदार की बात है, वहाँ इंटरेस्ट की बात है रूस के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि हम इस नहज पे हैं इस वक्त। ये जो बातचीत आ रही, मुझे हैरत नहीं हुई, ये तो होना था, कोई मतलब ऐसा तो नहीं था कि मतलब अचानक जो है रूस ने मतलब 8 साल के बाद इतनी ताकत हासिल कर ली है कि वो पूरे के पूरे यूक्रेन को हड़प कर ले, ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है कि रूस का एग्रेशन जो है वो नाकाबिले कबूल है वेस्टर्न वर्ल्ड को, मगर दूसरी तरफ का मौक़िफ़ कामरान बुखारी साहब ये भी है कि यूक्रेन के ख़ास तौर पर वो जो ईस्टर्न इलाके हैं, क्रीमिया, और जो हम बात कर रहे हैं जिनकी वो अलहदगी चाह रहे हैं, डॉनबास और इस तरह के जो सारे रीजन हैं, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी यूक्रेनियन जो लोग हैं या फ़ौज जो है काफ़ी अरसे से रूसी नजाल लोगों पे जुल्म कर रही है। रूस का ये कहना है कि रूसी नजाल लोग 8,000 से ज़्यादा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा नंबर वो बताते हैं कि मारे जा चुके हैं 2014 से अब तक। वो ये कहते हैं कि हम उनको बचाना चाहते हैं। अब रूस का ये कहना है कि हम इस हिस्से को अलग करना चाहते हैं, अपने साथ मिलाना चाहते हैं, यूक्रेन भी माने, वेस्टर्न वर्ल्ड भी माने। इन दोनों बातों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात इतनी थी कि 2014 में जब उस वक़्त के सदर यानुकोविच जो हैं, उनका जब तख्ता उल्टा,
जब मैदान जो इनकलाब आया था, यूरो मैदान इनकलाब 2014 में, जिसकी वजह से उनको मुल्क से भागना पड़ा, वो इस बात की अलामत थी कि रूस का असर और रसूख इस मुल्क में ख़त्म हो चुका है। कम अज़ कम जो अक्सरियत आबादी है इस मुल्क की, वो रूस से इल्हाक नहीं चाहती, वो मगरब से इल्हाक चाहती है। तो कमज़ोरी सामने आ गई रूस की। फिर रूस ने जो है मतलब ईस्ट के अंदर जहाँ पे एथनिक रशियंस भी रहते हैं, प्रो रशियन यूक्रेनियन भी रहते हैं, डोनबास के इलाके में, उस पे फोकस किया कि चलो कम से कम जो है इस इलाके को सपोर्ट करो, ताकि जो कीव में हुकूमत है एंटी रशियन, वो यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट ना कर सके। तो फिर उसके साथ साथ आपने देखा मिन्स्क 1 जो है ना मुज़ाकरात हुए, मिन्स्क 2 अकॉर्ड हुआ, और वो एक पावर शेयरिंग की बातचीत की जा रही थी कि पावर शेयरिंग किसी तरीके से हो जाए। देखिए, पावर शेयरिंग भी जो है ना, ये मतलब बड़ा आसान है इसको समझना। पावर शेयरिंग वहाँ होती है जहाँ उन लोगों के दरमियान होती है जो जहाँ पे कोई एक साइड बहुत ज़्यादा ताकतवर ना हो या उसके पास असर रसूख ज़्यादा ना हो दूसरे के मुकाबले में। जो ईस्टर्न यूक्रेनियंस हैं जो कि रूस से हमनवाई रखते हैं या उनका जो वो झुकाव है वो मॉस्को की जानिब है, उनकी तादाद थोड़ी है उनके मुकाबले में जो कि मगरिब की जानिब जाना चाहते हैं। यानी डिवाइडेड नेशन है, लेकिन वो 50-50 नहीं है। उनकी अक्सरियत, अब नंबर जो है कि आदाद शुमार हमेशा मुश्किल होता है, ये मैं आपके हर शो में कहता हूँ कि उसका तो किसी वसूख से कहना कि हाँ भाई एग्जैक्टली जो है 70% इस तरफ है और 30 उस तरफ है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो हमें चीज़ नज़र आती है, यानी इस बात से ही ले लें कि रूस को जंग क्यों करनी पड़ी। जंग इसीलिए करनी पड़ी ना कि इस मुल्क की अक्सरियत आबादी उनके कहने में नहीं है। तो ये एक सबूत है इस बात का जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो वहाँ पावर शेयरिंग नहीं हो पाती। जो कमज़ोर ताकत होती है उसको उतना जो है वो जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल पाए का हिस्सा नहीं मिलता। अगर आप 50-50 हैं, 60-40 हैं, तो फिर आप लगभग जो है एक दूसरे के टक्कर के होते हैं। और आप जब सौदेबाजी करते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कोई पावर शेयरिंग होती है, तो जो वसाइल और जो सियासी ताकत को जब बांटा जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, तो थोड़ी सी वो जो है ना उसके अंदर वो एक एक्विलिब्रियम होता है। यहाँ वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो इस तरफ के लोग हैं, मैं समझता हूँ कम से कम जो है लेट्स से 70% जो है वो नहीं चाहते कि वो रूस की जानिब जाए, दूसरी तरफ 30% है। तो कोई पावर शेयरिंग नहीं हो पा रही। फिर वो पावर शेयरिंग इन्होंने कोशिश की करने की कि जब ट्रूप मोबिलाइज किए कि चलो कीव में जो हुकूमत है उससे तो बातचीत नहीं हो पा रही, वो बातचीत करने पर राजी नहीं है। इनके जो सपोर्टर हैं यानी अमेरिका और मगरिब, उनको इसमें शामिल किया जाए। उनको कहा जाए कि देखो हम जंग नहीं करना चाहते, फौजें हमारी तैयार हैं, अगर आप जो है ना आपके हक में जंग है ना हमारे हक में है, तो आप बीच में आइए और यहाँ पे कोई पावर शेयरिंग का कोई नया मैकेनिज्म हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप जो है एक दिन नेटो आपके जो नेटो की फैसिलिटीज़ हैं वो इस मुल्क में आ जाए। और वो तभी हो सकेगा कि अगर जो पार्लियामेंट है या जो हुकूमत का निज़ाम है उसके अंदर हमारी साइड के लोग जो हैं उनकी भी राय को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये वो न्यूमेरिकल गेम से तो हो नहीं रहा, लेकिन हमें कोई फार्मूला इख्तियार करना है। ठीक है, अगर आपने जंग से जो है ना बचना है और हमने भी जंग से बचना है, वो उस बात पे नहीं आमादा हुई मगरिब। फिर उन्होंने डोनबास का जो इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क है उनको उनकी जो खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया, उनकी सॉवरेंटी को। उसके बाद इनके ऊपर सैंक्शन लग गए। फिर कोई चारा नहीं रहा था प्रेसिडेंट पुतिन के पास कि भाई अब अगर वो जंग नहीं करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नाअहल नजर आते हैं अपने लोगों के सामने। ये मैं आपके शो में पहले कह चुका हूँ कि जिस तरीके से बोरिस येल्सन को हटा के ये आए थे, ये कह के कि येल्सन एक नाअहल आदमी है, आज उनको भी कहा जा सकता था कि हाँ भाई जो है ये नाअहल हो चुके हैं, ठीक है 22 साल हुकूमत कर ली है, लेकिन अब इनके अच्छे दिन जो है वो माजी में रह गए, आगे अब इनसे जो है संभाला नहीं जा रहा। तो इनका भी कोई मतलब पॉलिटिकल फ्यूचर जो है ना खराब नजर आ रहा था, तो फिर उनको जंग करनी पड़ी। अब वो जंग कर ली है,
तो वो ऐसे ही है कि ना वो निगल पा रहे हैं ना उसको थूक पा रहे हैं, और अब किसी तरीके से वो मतलब फोर्स की एप्लीकेशन के साथ इसमें से सुरखरू होकर निकलना चाहते हैं, यानी अपने जो ओरिजिनल अहदाफ है शायद उसको पूरी तरह के तरीके से हासिल ना कर पाए। तो अब यही है कि आप जो है कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लें। ज़मीन पे कब्जा करने से ये होगा कि कीव की जो हुकूमत है, जो प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट है जिसका सदर ज़ेलेंस्की की, वो कमज़ोर हो सकती है, उसको आप काउंटर कर सकते हैं, उसका इतना असर रसूख नहीं होगा। और फिर ये है कि आप जो है कम अज़ कम अपने लोगों को ये बता सकते हैं कि ये जो जंग थी इट वाज वर्थ इट, यानी इससे हमें नुकसान नहीं हुआ। ठीक है हमारे पर सैंक्शन लगे हैं, वो तो पहले से भी चल रहे थे, मतलब आप उसको प्रोपेगेंडा से भी डील कर सकते हैं। अगर आप ये दिखाएं कि मैं जो है पहले हम सिर्फ डॉनबास की एक कॉन्टैक्ट लाइन थी, पूरे डॉनबास पे भी हमारा कब्जा नहीं था, अब देखें हमने कितनी ज़मीन हासिल कर ली, तो कुछ दिखाने के लिए है। क्योंकि आपको बहैसियत, चाहे आप एक आमिराना निज़ाम के जो है सरबराह ममलकत हैं, आपको फिर भी उन फौजियों की जिनकी हलाकतें हुई हैं, और DIA कल एक लीक रिपोर्ट आई थी, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, के एज मेनी एज 4000 रूसी फौजी मारे जा चुके हैं 13 दिनों के अंदर। अब उन 4000 अमवात जो हुई हैं, आपने वो जो है अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू लुक देयर पेरेंट्स इन द आई, आपने उनको कम अज कम ये तो तसल्ली देनी है कि आपके जो बच्चे मरे हैं वो किस चीज के लिए मरे हैं। क्या वो ऐसे ही मर गए, क्या मेरी जो है कोई मतलब पावर ग्रैब थी, या मेरी को खर दिमागी थी जिसकी वजह से मैंने आपके बच्चों को मौत के मुंह में डाल दिया। सदर पुतिन ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ फिर एक अवामी रेला जो ना खड़ा हो जाएगा, उनको भी जवाब देना है। वो कि जमहूरी हुकूमत की तरह जवाब नहीं देना, लेकिन फिर भी वो जवाब दे हैं, उनको उन लोगों को अपनी साइड पे रखना है। तो आई थिंक कि ये हासिल करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इससे किसी ना किसी तरीके से कम अज कम जब सब कुछ कह दिया जाए, सब कुछ हो जाए, एवरीथिंग इज सेड एंड डन, मेरे पास कुछ ना कुछ दिखाने के लायक हो। आखिर में इस सारे तनाज़ा की रोशनी में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक मौक़िफ़ ये है जिसका आपने भी पीछे ज़िक्र किया कि रूस का बेतहाशा नुकसान होगा इन द एंड, इकोनॉमिक सैंक्शंस की सूरत में, इमेज की सूरत में, और जो बर्बादी हुई है उसके भी आउटकम्स की सूरत में। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि रूस एक और नई ताकत के तौर पर सामने आएगा। चीन भले से इस वक्त बहुत खुल के साथ नहीं दे रहा, लेकिन चीन भी उसके साथ ब्लॉक में शामिल होगा, और भी कुछ मुल्क जैसे सऊदी अरब के हवाले से ये बात भी सामने आई कि वो सदर बाइडन का फ़ोन नहीं ले रहे मगर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हैं, इनको दोनों तरफ से आप कैसे देखते हैं? इसमें एक बात को ज़रूर शामिल कीजिए जिसमें ख़ुद मगरब में भी बात हो रही है, वेस्ट में भी बात हो रही है, कि सदर बाइडन अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स है वो उसको भी यूक्रेन में खेल रहे हैं। इन सब बातों को आप आखिर में कैसे समाप्त करेंगे? जी, वो सदर बाइडन का तो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कई दफ़ा कि वो इस तमाम जो जंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर के अंदर, उसके तनाजुर से देख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में जो उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ास्ट्रस विड्रॉल जो कंप्लीशन हुआ था, उसके बाद उनकी बड़ी तनकीद की गई। और उनके बारे में ये भी मशहूर है कि अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि जहाँ वो उतने काबिल नहीं रहे, उनके हवास उनका साथ नहीं देते। तो ये जो तासुर है उसको काउंटर करने के लिए सदर बाइडन अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम यूक्रेन में अपना अपर हैंड दिखाएं कि मैं सदर था, यूक्रेन का क्राइसिस हुआ और मैंने उसको एहसन तरीके से जो है उस जिम्मेदारी को निभाया है। और ताकि कम अज़ कम जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जब मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे तो वो उनको इस चीज़ को उनके खिलाफ सियासी तौर पे ना इस्तेमाल कर सकें और उनको वोटों का नुकसान ना हो। पहले भी मैं आपके शो में जिक्र कर चुका हूँ कि रेजर थिन मेजॉरिटी है उनकी अपना कांग्रेस के अंदर, तो उसको बचाना है कम अज़ कम। अगर उसको बढ़ा नहीं सकते मेजॉरिटी को, तो कम अज़ कम बचाना बड़ा जो है ना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये होगा कि
वो एक लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वो किसी किस्म की कानून साजी नहीं कर पाएंगे। जो पॉलिसियाँ अपनाना चाहेंगे उनको कांग्रेस की तरफ से अगर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत आ जाती है कम अज़ कम हाउस में, तो वहाँ पे फिर जो है उनके लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा। तो ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, और जो भी ये कह रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल पॉलिसीज़, हम पहले ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि पॉलिसी जो है वो सियासत की जो है वो गिरफ्त में होती है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब जहाँ तक आलमी सतह पे जो बैलेंस ऑफ पावर, जो स्ट्रेटेजिक तस्वीर है दुनिया की और बड़ी ताकतों की, वो उसका क्या है, देखें मैं समझता हूँ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अब हम वो जो एक नया नॉर्मल था ना, जो 1991 के बाद कायम हुआ था, जहाँ पे कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था, सोवियत यूनियन की शिकस्त हो चुकी थी, सोवियत यूनियन गिर गया था, टूट गया था, और बहुत सारे जो उसके इलाका जात, जो असर रसूख के इलाका जात थे मशरकी यूरोप के अंदर, वो मगरब में जुम हो चुके थे। वो जो 30 साल का जो दौर गुजरा है 1991 से लेके, ठीक है, तो अब तक मैं समझता हूँ कि वो दौर ख़त्म हो गया। ये एक इतनी बड़ा वाक़या हुआ है यूक्रेन की जंग का कि अब जो है, अब हम एक नए नॉर्मल में, इस दौरान इन 30 सालों में कंफर्टेबिलिटी होगी कि अच्छा तेल और गैस और दीगर चीज़ें की जो इंपोर्ट्स हैं वो रूस से की जाएं। रूस के पास एक मार्केट थी बहुत बड़ी यूरोप के अंदर, अब और रूस के साथ हालात भी ख़राब करने से गुरेज करते थे यूरोपियन पावर, बिलखसूस जर्मनी। मैं समझता हूँ रूस ने ये जो जंग करके तो वो जो परसेप्शन था उसको तोड़ दिया है। अब बहुत अनसर्टनिटी है, अब उस तरीके से अब मैं समझता हूँ मगरिब के ममालिक जो हैं वो उतनी अपनी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहेंगे रूस के ऊपर गैस और तेल के हवाले से, तो उसकी जानिब अब काम होगा। या आसान नहीं होगा डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना, लेकिन अगर अज़रबैजान से, इराक से, तुर्कमेनिस्तान से, काज़ाख्स्तान से तेल और गैस की इंपोर्ट्स आएंगी यूरोप में, तो तुर्की के ज़रिए आएंगी, और इतने सालों में रूस ने एक काम जो है वो नहीं होने दिया, वो ये है कि कोई भी एक्सपोर्ट्स यूरोप के अंदर जो है वो उन्हीं की ज़मीन से होके जानी चाहिए। ये इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, रूस ने बिल्कुल ब्लॉक किया है, तुर्कमेनिस्तान को कोई मतलब वो इजाज़त नहीं मिली। और फिर जब आप फराहम कर रहे हैं, तो अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन लेट्स नॉट फिक्स इट। तो वो फिर एक कुदरती तौर पे लोग कहते हैं अच्छा यार अब कौन इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करे, तो चलो कभी ज़रूरत हुएगी तो देखेंगे, पैसे होंगे तो देखेंगे, अभी काम चल रहा है ना, रूस से काम चल रहा है तो चलता रहेगा। अब मैं समझता हूँ वो डिपेंडेंसी मगरिब नहीं चाहेगा, उसके ऊपर भी अब उस जाने भी जाएंगे। फिर मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, अब मगरिब सदर पुतिन के साथ उस तरह के ताल्लुकात वापस बहाल नहीं कर पाएंगे। सदर पुतिन जो है अब उनका स्टेटस जो है वो एक पराया की तौर पे होगा, चाहे वो हुकूमत में रहें ना रहें, कब तक हैं कब तक नहीं है ये कोई बता नहीं सकता फिल वक्त। तो ये तो मैं नहीं समझता अब वो रूस के साथ जो गुज़श्ता 30 साल में रिलेशन थे, एक नॉर्मलाइजेशन थी, एक आलमी बरादरी का हिस्सा थे, फिर वो G7 से G8 भी हो गया, रूस को भी शामिल कर लिया गया उसमें। मैं समझता हूँ कि अब उनको जो है रूस के साथ अब ताल्लुकात, अगर जंग तो ख़त्म होगी, हालात, टेम्परेचर कम होगा, लेकिन वो हालात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। अब मैं समझता हूँ, और कल मैं एक एयरफोर्स के जो है ना कमांडर्स को ब्रीफिंग दे रहा था, तो उसमें मैंने भी यही कहा था कि ये जो है इससे मैं नहीं समझता कि अब सदर पुतिन जो है वो इस जंग के बाद जो नेट इफेक्ट है कि वो बहुत ज़्यादा अरसा हुकूमत कर सकेंगे। और अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे सैंक्शंस के ऊपर, अगर ये जंग उनके खिलाफ जाती है और अगर ये जो है जंग उनके खिलाफ की जा सकती है, तो इससे ये होगा कि उनके मुल्क से अंदर आवाज़ें उठेंगी, उनकी एलीट के अंदर से आवाज़ें उठेंगी कि अब इस शख्स को रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि हम अब उस जानिब कम अज़ कम जो है चल पड़े हैं। कितना अरसा जो है लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, ये सवालात जो है इनके जवाब अभी इस शो में तो नहीं दिए जा सकते, आने वाले शोज़ में देंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब जो यानी जब जिस दिन जंग शुरू हुई थी उससे पिछले दिन में हम वापस जा सकते हैं। आई थिंक अब हम एक नई दुनिया में।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आपकी आखिरी लाइन से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अब हम एक नई दुनिया में हैं और इस दुनिया की क्या शक्ल बनेगी वो आप और मैं सब देखेंगे। इस पे आने वाले दिनों में हम इसी तरह जो आपके साथ मेरा शो है, ख़ुसूसी तौर पर स्ट्रेटजिक थिंकिंग, जिसको हम एक बिल्कुल नई सूरत में आने वाले दिनों में भी पेश करेंगे, मगर बातें यही होंगी, तजिए यही होंगे, तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये नई दुनिया क्या शक्ल अख्तियार करती है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, बातचीत आपसे होती रहेगी। व्यूअर्स, हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आप हमें पेपॉल क्रेडिट कार्ड है उसके ज़रिए या पैट्रियन के ज़रिए हमारी इसी वेबसाइट पे या हमारे यूट्यूब के इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया स्ट्रेटजिक थिंकिंग में जनाब कामरान बुखारी साहब और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।